नमस्कार, मैं राधे। आज भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो कि मैंने पहला वीडियो बनाया था भारतीय मानसून, दूसरा हमारा है अरब सागर की शाखा और जो तीसरा हम लेके आए हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। आज हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखाओं का वितरण पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में। तो हमने पहला जो बताया था कि अब ये विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री लाइन है, ऊपर से कर्क रेखा गुजरा हुआ है। तो हमने बताया था कि जब दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवने यानी दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवने जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जब उत्तरी गोलार्ध में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, तो जाकर किससे टकराती हैं? दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी, दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी से क्या करती है, 1 जून को जाकर क्या होती है, टकराती है। 1 जून को क्या होती है, जाकर टकराती है। और उसे टकराने के बाद क्या होती है, ये जो मानसून है, जो पवने है, वो 2 भागों में बढ़ जाती है, यानी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक तो अरब सागर की शाखा और दूसरी क्या है, बंगाल की खाड़ी की शाखा में क्या होती है, बट जाती है। किससे टकराती है? महेंद्रगिरी, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, 1 जून को टकराती है। तो आज हम बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में, इसके वितरण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जब ये महेंद्रगिरी पर्वत से टकराती है तो यहाँ खूब वर्षा होता है। उसी वर्षा को हम लोग मानसून धमाका या मानसून प्रस्फोटन या मानसून ब्रस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि हमने अरब सागर की शाखा में बता दिया था। तो यह क्या होता है कि जो बंगाल की खाड़ी की ओर जो पवनें चलती हैं, जो बंगाल की खाड़ी की ओर जो पवनें चलती हैं वो बहुत तेजी से चलती हैं, लेकिन अरब सागर की ओर जो पवनें चलती हैं वो बहुत धीमे चलती हैं। बहुत क्या होती है, धीमे चलती हैं। इसीलिए क्या होता है, तमिलनाडु के क्षेत्र में यानी चेन्नई के पूरे क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि ये पवनों के समानांतर है। जैसे कि हमने बताया था अरावली पर्वत के से क्या होती है, पवनें क्रॉस कर जाती है। उसी प्रकार चेन्नई के पूरे क्षेत्र में क्या होता है, ये पवनों के समानांतर है, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। वह क्या होती है, आगे की ओर बढ़ जाती है, आगे की ओर बढ़ जाती है। तो आगे देखिए, जब ये व्यापारिक पौने यानी दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, जब यहाँ से टकराने के बाद आगे बढ़ेंगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, ITCZ का क्षेत्र बनेगा। ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का क्षेत्र बनेगा। और जब ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस का क्या बनेगा, क्षेत्र बनेगा, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, चक्रवात उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, चक्रवात। चक्रवात क्यों उत्पन्न हो रहा है ये भी जान लिया जाए। जो बंगाल की खाड़ी है वो अरब सागर से छोटा है। जो बंगाल की खाड़ी है वो क्या है, अरब सागर से छोटा भी है। और उसके बाद जो बंगाल खाड़ी है वो क्या है, गर्म है। और लेकिन अरब सागर जो है वो ठंडा है। ठंडा क्यों है? क्योंकि इधर से क्या है, सोमालिक की धारा उसमें अरब सागर में ठंडी है, वो गिरती रहती है। लेकिन बंगाल खाड़ी में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गर्म है। और जहाँ पे गर्म होगा यानी लो प्रेशर बनेगा, तो वहीं पर ITCZ का क्षेत्र बन रहा है। ITCZ का क्षेत्र बन रहा है, जिससे चक्रवात उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, चक्रवात उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, यह ITCZ क्षेत्र ये क्या होगा, आंध्र प्रदेश के रायल सीमा तक पहुंचकर, आंध्र प्रदेश के रायल सीमा तक पहुंचकर, जैसे करनल, कुन्नूर हो गया, उसके बाद चित्तूर हो गया, अनंतपुर हो गया, इस सब जिलों में जाकर क्या करती है, चक्रवाती वर्षा कराती है। चक्रवाती वर्षा कराती है। आंध्र प्रदेश के रायल सीमा तक पहुंचकर कन्नौज हो गया, अनंतपुरम हो गया, चित्तूर जिला, इन सब जिलों में चक्रवाती वर्षा कराती है। चक्रवात क्यों आती है आप समझ गए होंगे। अब उसके बात करेंगे, ये जो पौने हैं ये क्या करती है, कृष्णा व गोदावरी, ये आप देख रहे हैं जो पूर्वी घाट है हमारा, जो हमारा पूर्वी घाट है, इन सब घाटों में गैप है। इन सब घाटों में क्या है, गैप है। लेकिन पश्चिमी घाट में गैप उतना नहीं है जितना कि क्या है, पूर्वी घाट में गैप आपको दिख भी रहा है, गैप हमने बनाया भी है। तो इनमें क्या है, गैप है। गैप यानी नदियां भी आ रही हैं जो कि बंगाल खाड़ी में गिर रही हैं। तो क्या करती है, एक
कृष्णा व गोदावरी नदी, कृष्णा व गोदावरी नदी के सहारे ये चक्रवाती पवने इसमें प्रविष्ट करती हैं और इधर से क्या करती हैं, अरब सागर की शाखाओं से जाकर क्या करती हैं, टकरा जाती है। और जैसे ये टकराती है तो यहाँ पर क्या होता है, चक्रवाती वर्षा होना शुरू हो जाता है। समझिएगा, गोदावरी व कृष्णा नदी इन सब जो चक्रवाती पवने हैं इन गोदावरी और कृष्णा नदी में प्रविष्ट करती हैं और ये अंदर की ओर जाती हैं और उसके बाद इधर से अरब सागर की शाखा, इधर से दोनों शाखा आपस में जब टकराती हैं तो क्या करती है, चक्रवाती वर्षा करना शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या करता है, यही जो गोदावरी नदी है, ये जो गोदावरी नदी है, ये गोदावरी नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है महाराष्ट्र के नागपुर तक, महाराष्ट्र के नागपुर तक बढ़ती है। ये जो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र के नागपुर तक, जो मतलब जो चक्रवाती पवने हैं एक गोदावरी नदी में प्रविष्ट होते हुए, मतलब इसके सहारे होते हुए यह महाराष्ट्र के नागपुर तक जाती हैं और उधर से ताप्ती घाटी से क्या होती है, टकराती हैं। और ये जब टकराती हैं तो क्या होती है, यहाँ पर भी चक्रवाती वर्षा खूब होता है। समझिएगा, गोदावरी नदी में चक्रवाती वर्षा प्रविष्ट करती है और उसके सहारे ये महाराष्ट्र के नागपुर तक जाती है और उसके बाद इधर से ताप्ती घाटी में जाकर क्या होती है, टकरा जाती हैं और ये टकराने के बाद यहाँ पे क्या होती है, चक्रवाती वर्षा शुरू हो जाती है। हम लोग जानते हैं, सामान्य रूप से जानते हैं कि भारत में मानसून कब आता है, 1 जून को आता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, 25 मई को ही क्या होता है, 25 मई को ही अंडमान निकोबार में वर्षा हो जाती है। ऐसे समान तो आप देखे भी होंगे, किताबों में देखे होंगे। तो 25 मई को अंडमान निकोबार में ही वर्षा हो जाती है, लेकिन समानता देखा जाए तो 1 जून को माना जाता है कि 1 जून को क्या होती है, भारत में मानसून आ जाती है। हल्का जो बनाए रखिएगा कि 25 मई को ही अंडमान निकोबार में क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। तो हम बात कर रहे थे गोदावरी नदी में चक्रवाती पवने क्या होती है, प्रविष्ट करती हैं और प्रविष्ट करने के बाद महाराष्ट्र के नागपुर तक जाती हैं और उधर से ताप्ती घाटी में टकराकर चक्रवाती वर्षा खूब कराती हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं। ये धीरे क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ने के बाद ये क्या करती हैं, जाकर महानदी, जो महानदी है, महानदी की कुछ ऐसी स्थल कृतियां हैं, जैसे कि जो चक्रवाती वर्षा हो रही है, जो पर्वतीय वर्षा हो रही है, उसका प्रमुख कारण है स्थल कृतियां। जैसे महानदी में जब चक्रवाती वर्षा क्या होती है, प्रविष्ट करती है, यानी इसके अंदर जब जाती है, इसके सहारे अंदर की ओर प्रवेश करती है, तो जो महानदी है वो चारों तरफ क्या है, जैसे नदियां हैं, इसके चारों तरफ एक पर्वत है, इसके चारों तरफ क्या है, पर्वत है। तो जब ये पर्वत है तो जिसमें जब जाएगी चक्रवाती पवनें जब आपस में जाकर टकराएगी पर्वतों में, तो क्या होगी, यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, छत्तीसगढ़ में जब जाएगा महानदी, और महानदी के चारों तरफ क्या है, वहां पर पर्वत है, तो चक्रवाती वर्षा जाकर उसमें टकराती है और टकराने के बाद वहां पर खूब वर्षा होती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि महानदी के चारों तरफ पर्वत है और उन पर्वतों में जाकर चक्रवाती वर्षा क्या होती है, टकराती है। टकराने के बाद वहां पे खूब वर्षा होती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। उसके बाद ये पौने धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है। ये पौने क्या करती है, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है। बंगाल की खाड़ी का हम आज वितरण बता रहे हैं, बंगाल की खाड़ी का वितरण बता रहे हैं। अरब सागर की शाखा देख लीजिएगा, उसके भारतीय मानसून का वीडियो भी देख लीजिएगा, तो आपको आसानी से समझ में ही आ जाएगा। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा एक आगे की ओर प्रवेश करती है हुगली नदी के मुहाने पर। ये जो चक्रवाती पवने हैं हुगली नदी के मुहाने से में प्रविष्ट होकर, हुगली नदी के मुहाने में प्रविष्ट होकर ये दामोदर नदी के सहारे, हुगली नदी के मुहाने से प्रविष्ट होकर, समझिएगा, हुगली नदी के मुहाने से प्रविष्ट होकर और दामोदर नदी के सहारे यह छोटा नागपुर का पठार और हजारीबाग, छोटा नागपुर का पठार और हजारीबाग के पठार पर खूब जाकर क्या होती है, चक्रवाती वर्षा करती है।
हुगली नदी के मुहाने में प्रविष्ट होकर दामोदर नदी के सहारे चक्रवाती जो पवने हैं वो हजारीबाग और छोटा नागपुर पठार पर यहाँ पर खूब चक्रवाती वर्षा कराती है। लेकिन बात यह है कि ये जो चक्रवाती वर्षा यहाँ पे जो वर्षा होती है इसका पूरा प्रभाव किस पे जाता है, पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में जाकर क्या होती है, खूब वहाँ पे त्रासदी मचाती है, मतलब बाढ़ आ जाती है। इसीलिए दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में त्रासदी मच जाती है, यानी बाढ़ आ जाती है। इसीलिए दामोदर नदी को क्या कहा जाती है, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। उसके बाद इसकी एक शाखा आगे की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने का मतलब ये है जैसे कि इसे आगे बढ़ती जा रही है। ये जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है हम लोग देख रहे हैं वह दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रही है। दक्षिण से उत्तर की ओर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या होती है कि जो यहाँ पे बांग्लादेश है, जो यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश का ग्रीष्म काल में जो टेम्परेचर होता है 45 डिग्री होता है। कितना होता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि वहाँ का जो जल जल का प्रभाव और बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी काफी गर्म हो जाती है, काफी क्या होती है, गर्म हो जाती है। इसलिए क्या होती है, गर्म होने के बाद भी यहाँ पर वर्षा नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे अवरोधक है। अवरोधक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो पवने चलती है उत्तर से क्या होती है, वो पूरब की ओर पवने पवने चक्रवाती जो पवने हैं उत्तर से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। उत्तर से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है पवने। जब उत्तर से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है तो यहीं पर मेघालय में गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये गारो खासी जयंतिया ये पर्वत है, मेघालय में पर्वत है। और वो जाकर उससे क्या होती है, सॉरी, ये जाकर उससे ये अवरोधक है। इसलिए बांग्लादेश में जो कि वर्षा नहीं हो पाती, तो जाकर ये पवने किस में टकराती है, गारो खासी जयंतिया के पर्वतों में टकराती है। और टकराने के बाद वहां पर खूब वर्षा होती है। वहां पे क्या होती है, खूब वर्षा है होती है। इसलिए पहले जो कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी में होता था, लेकिन अब वर्तमान में क्या हो गया, वहां पर मानसीराम मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, दर्ज किया गया है। तो यहाँ पे क्यों वर्षा होती है ये जान लीजिएगा कि यहाँ पे खूब वर्षा क्यों होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक बॉटल ले लीजिए, कोई एक बॉटल है, एक बॉटल है, इस बॉटल को ऊपर से यहाँ से हम लोग काट दे रहे हैं, यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। तो जब यहाँ से हम लोग काट देंगे तो ऐसी स्थल कृतियां इस गारो खासी जयंतिया का है, ये पर्वत जो है ऐसी स्थल कृतियां इसकी है। तो जब मानसून इसमें प्रवेश करता तो जरूर है, मानसून इसमें प्रवेश जरूर करता है, लेकिन ये मानसून निकल नहीं पाता है, ये मानसून निकल नहीं पाता है, इसी में मानसून बना रह जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होती है, खूब वर्षा होती है। इसलिए कहा गया है कि विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पे वर्षा होती है, तो मानसीराम मेघालय में। मानसून प्रवेश तो करती है अंदर लेकिन निकल नहीं पाती, इसलिए वहां पर खूब वर्षा होती है। अब हम आगे बढ़े, धीरे धीरे क्या करती है मानसून, इसके ऊपर से थोड़ा सा निकलने के बाद यह क्या करती है, सुरमा घाटी से होते हुए, सुरमा घाटी से होते हुए ये असम घाटी तक पहुंचती है। सुरमा घाटी से होते हुए कहाँ पहुंचती है, असम घाटी तक ये पहुंचती है। और जब असम घाटी तक पहुंचती है तो अरुणाचल प्रदेश और असम में क्या होती है, यहाँ पर वर्षा कराती है। उसके बाद ये पौने आगे बढ़ नहीं पाती। बढ़ क्यों नहीं पाती, क्योंकि उत्तर भारत में हिमालय जो कि ईश्वर का देन है, जो कि हिमालय यहाँ पर है उत्तर भारत में, हिमालय बहुत ऊंचा है। ये पौने क्या करती है, उसमें जाकर टकरा जाती हैं। ये पौने क्या करती है, उसमें जाकर टकरा जाती है। और टकराने के बाद ये पौने पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगती है। ये पौने क्या करती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने लगती है। तो आप देख रहे हैं इंडिकेट हमने किया है। तो आगे धीरे धीरे इन सब क्षेत्रों में वर्षा होती रहती है और बिहार में भी वर्षा होने लगती है। और धीरे धीरे 18 से 20 जून तक, 18 से 20 जून तक ये क्या करती है, इलाहाबाद में वर्षा होती है। 18 से 20 जून तक ये मानसून चक्रवाती कहाँ पे पहुंचती है, पौने इलाहाबाद में। तो यहाँ पर भी वर्षा होती है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होती है, ये उत्तर प्रदेश में, धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में वर्षा होने लगती है, पूरे उत्तर प्रदेश में वर्षा होने लगती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ पे होती है, गोरखपुर में। और सबसे कम कहाँ होती है, सबसे कम जो कि मथुरा में होती है। गोरखपुर में सबसे ज्यादा होती है वर्षा उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम मथुरा में होती है। सबसे कम कहाँ होती है, मथुरा में होती है। तो यह अवकाश दिवस बनाए रखिएगा उत्तर प्रदेश के नजरिए से।
तो सबसे ज्यादा गोरखपुर में और सबसे कम कहाँ होती है, मथुरा में होती है। ये पौने धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, पौने आगे बढ़ती रहती है। उसके बाद ये पौने क्या करती है, 25 जून को, 25 जून को, 25 जून को क्या करती है, आगे ये जाकर दिल्ली के गंगानगर पहुंचती है, दिल्ली के गंगानगर पे पहुंचती है, दिल्ली के कहाँ पहुंचती है, गंगानगर पे पहुंचती है। उसके बाद वहां पर भी वर्षा होती है, वहां पर भी क्या होती है, वर्षा होती है। और धीरे धीरे ये आगे बढ़ती जाती है। और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर सोन नदी है, यहाँ पर क्या है, जो कि गंगा नदी से मिली हुई है। सोन नदी यहाँ पे क्या है, गंगा नदी से मिली, जो कि अमरकंटक से निकली हुई है। तो सोन नदी भी यहाँ मिली हुई है। तो यहाँ देखिएगा, ये सोन नदी है, मान लीजिए यहाँ पर अमरकंटक है, यहाँ से नर्मदा नदी निकली है और सोन नदी। तो यहाँ पर क्या होती है, चक्रवाती पवनें इनमें प्रविष्ट होकर अमरकंटक में जाकर टकराती हैं और इन सब क्षेत्रों में भी वर्षा होना शुरू हो जाती है। इन सब क्षेत्रों में क्या होती है, वर्षा होना भी शुरू हो जाती है। उसके बाद देखिएगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है और चंबल नदी में भी ये चक्रवाती पवनें प्रवेश करती है। और ये मालवा के पठार, यानी ये सोन नदी और चंबल नदी में जब ये प्रवेश करती है तो मालवा के पठार पर ये खूब वर्षा कराती हैं। ये क्या करती हैं, खूब वर्षा कराती हैं। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं तो अरब सागर की शाखा और जाकर कौन शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा आपस में जाकर क्या करती है, आपस में टकराती है। तो उसी कहा जाता है बादल का फटना, उसी का कहा जाता है बादल का फटना। तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है। तो मैं पुनः रिकॉल कर दे रहा हूँ। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जब महेंद्रगिरी पर्वत में 1 जून को टकराती है तो वहां पर दो शाखाओं में बट जाती है, एक तो अरब सागर शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। ये धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। तो यह चेन्नई के भाग में नहीं वर्षा कराती, क्योंकि ये इसके समानांतर है, इसके ऊपर से क्या करती है, पवनें आगे निकल जाती है। और उसके जब आगे निकल जाती है तो ये देखिएगा कि धीरे जो बंगाल की खाड़ी की शाखा की जो पवनें हैं वो बहुत तेजी चलती है, अरब सागर की शाखा बहुत ही धीमे चलती है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो नदियों के सहारे ही देख रहे हैं कि इन सब भारत के आंतरिक क्षेत्र में, नदियों के सहारे या पर्वतों के सहारे ही देख रहे हैं, भारत के आंतरिक क्षेत्र में खूब वर्षा हो रही है। जैसे जानते हैं, पहला जो है स्वर्ण रेखा, महानदी, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, उसके बाद पेन्नार, उसके बाद वैगई, उसके बाद तामपर्णी। ये सब जो नदियां हैं, इन सब नदियों के सहारे ही चक्रवाती पवनें अंदर प्रवेश करती है। और अंदर प्रवेश करने के बाद इन सब आंतरिक क्षेत्रों में क्या करती है, खूब वर्षा कराती है। खूब क्या कराती है, खूब वर्षा यहाँ पर होती है। तो हम देख रहे हैं नदियों के सहारे ही वर्षा करा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर देखा, कृष्णा और गोदावरी नदी में चक्रवाती वर्षा प्रविष्ट होने के बाद यह अरब सागर की शाखाओं जाकर टकराती है, वहां पर खूब वर्षा होती है। उसके बाद गोदावरी नदी में ही फिर चक्रवाती वर्षा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद ये कहाँ तक जाती है, महाराष्ट्र के नागपुर तक पहुंचती है। उधर ताप्ती घाटी में टकराने के बाद वहां पे खूब वर्षा कराती है। उसके बाद महानदी जो है, महानदी का कुछ स्थल कृतियाँ ऐसी है कि जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है और वहां पर जाकर वो क्या करती है, पौने टकराती हैं। वहां पर खूब वर्षा होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। उसके बाद आगे बंगाल खाड़ी की एक शाखा आगे प्रवेश करती है, जो कि हुगली नदी के मुहाने में प्रविष्ट होने के बाद दामोदर नदी के सहारे आगे बढ़ते हुए छोटा नागपुर पठार व हजारीबाग में खूब वर्षा कराती है। वर्षा कराने के बाद इसका पूरा प्रभाव पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में, यानी कहिए तो पश्चिम बंगाल में ही इसका प्रभाव पड़ता है। और जो कि यहाँ पे बाढ़ आ जाता है, त्रासदी मच जाती है, आप लोग देखे भी होंगे। तो वहां पर क्या होती है, इसीलिए पश्चिम बंगाल को दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। उसके बाद हमने आगे बताया कि ये जो हमारा बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो यहाँ का यहाँ पवनें चलती हैं वो उत्तर से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है, उत्तर से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है, यानी ऐसे प्रवाहित होने लगती है। तो जब यहाँ पे प्रवाहित होने का कारण क्या है, क्योंकि बांग्लादेश में जो ग्रीष्म काल का जो टेम्परेचर है 45 डिग्री होता है। और टेम्परेचर होने के कारण क्या है कि जल का प्रभाव
बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी का काफ़ी गर्म होना, और जब ये सब गर्म हो जाएँगे तो क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। लेकिन इसका कारण है कि बीच में एक अवरोधक है, यानी बीच में अवरोधक क्या है, मेघालय में 3 पर्वत हैं, गारो खासी, जयंतिया। जब गारो खासी जो जयंतिया है, वो क्या है, अवरोधक है, उसमें जाकर टकराती हैं। जब टकराने के वहाँ खूब वर्षा होती है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, उसके बाद मैसूर का पठार, यह पूर्वी घाट का, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य का पठार, उसके बाद मैसूर का पठार, उसके बाद मैसूर का पठार, यह पूर्वी घाट का क्या है, ये पूर्वी घाट के, या कहिए पूर्वी तट के प्रमुख बिंदु है। ये सब अटेक्शन बिंदु है। मतलब कहने का आशय हमारा ये है कि जो वहां पे वर्षा हो रही है, देख रहे हैं कि ये सभी क्या हो, पवनें किधर जा रही हैं, एक तो थार मरुस्थल की ओर, और दूसरी बात देख रहे हैं छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य का पठार, मैसूर का पठार भी इसी साइड है, जो अट्रैक्शन पॉइंट है, यानी सब इसी की ओर जा रही हैं। तो ये सब क्या है, पूर्वी घाट का ऐसा अट्रैक्शन पॉइंट है, अट्रैक्शन पॉइंट, यानी ये अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ये जब काफी गर्म हो जाएंगी तो लो प्रेशर बनेगा, और जब लो प्रेशर बनेगा तो क्या होगी, पौने इसी की ओर जाना शुरू कर देंगी। जब इसी की ओर जाना शुरू कर देंगी, स्वाभाविक बात है कि वर्षा होगी, वर्षा होगी। तो ये हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी का शाखा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि, मतलब कहने का आशय हमारा ये है कि अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सही है या गलत, ये जरूर आप बताइएगा, कि ताकि अगर गलत हो तो अगला वीडियो में मैं सुधार कर सकूं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मैं जय हिंद, जय भारत।